हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का कैलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, हान चेंग का जेट पेंडेंट एसेस्टर्स और उनके सभी डिसेबल्स को लेकर वैली ऑफ विलेंस के एक रिवर के पास पहुंच चुका था, जहां पे ना सिर्फ हान चेंग का हार्ट मौजूद था बल्कि उसी के साथ साथ उसकी सारी सोल मेमोरीज भी मौजूद थी, जिन्हें जैसे एसेस्टर्स वहां पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उन्हें वहां पे हान चेंग की सारी सोल मेमोरीज दिखाई देने लगती है, जिसमें वो दिन भी मौजूद था जिस दिन मास्टर जू जियान हान चेंग को लेकर अपने सेक्ट के अंदर आए थे और उसके बाद हान चेंग को ली चेंग का ट्रेनिंग पार्टनर बना दिया था। और जैसे जैसे वो दोनों बड़े होते गए, वो दोनों वैली ऑफ विलेंस के अंदर आकर प्रैक्टिस करने लगे और इसी दौरान उन लोगों ने वैली ऑफ विलेंस के लोगों को एक बहुत बड़े हादसे से भी बचाया, जिसके चलते अब वैली ऑफ विलेंस के लोग भी उन्हें एडमायर करने लगे थे। जबकि इसी दौरान ज़ॉम्बी लॉर्ड, जिसने सभी क्लैन के मास्टर्स को कंट्रोल करते हुए उन्हें एंशिएंट टैलेंट सेट के सामने लाके खड़ा कर दिया था, जिसके चलते एंशिएंट टैलेंट सेट को एक बहुत बड़ी जंग का सामना करना पड़ा। लेकिन एंशिएंट टैलेंट सेट इतना ज्यादा मजबूत था कि वो लोग बहुत ही बहादुरी के साथ उन सभी का मुकाबला कर रहे थे। पर इस जंग में सिर्फ ज़ॉम्बी लॉर्ड का ही हाथ नहीं था, और भी ऐसी काफी सारी पावर्स मौजूद थी जो कि किसी भी हालत में टैलेंट सेट को हराना चाहती थी। और उसी पावर ने वहां पे अपनी एक पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ऑलमोस्ट एंशिएंट टैलेंट सेट के आधे से भी ज्यादा डिसेबल्स को जान से मार दिया। अब अपने लोगों को वहां पे इस तरह से मरते हुए देखकर हान चेंग जल्दी से वहां पे नॉन इल्यूजन स्क्वायर रियलम को एक्टिवेट करता है और सभी की सोल्स को बचाने के लिए उसके अंदर भेज देता है। पर इस मौके का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी लॉर्ड वहां पे हान चेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी सोल को वहां पे उसकी बॉडी से बाहर खींच चुका था। पर मरने से पहले पहले हान चेंग वैली ऑफ विलेंस के अंदर मौजूद टॉम स्टोन्स की रक्षा करने के लिए अपने हार्ट के साथ साथ अपनी सोल मेमोरीज को भी वहां पे भेज देता है, ताकि वैली ऑफ विलेंस भी सुरक्षित रहे। अब हान चेंग की ये सारी सोल मेमोरीज देखकर ना सिर्फ एसेस्टर्स के सभी डिसेबल्स के फेस के ऊपर गुस्सा दिखाई दे रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ एसेस्टर्स भी बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। और तभी वो वहां पे अपनी डिवाइन रीइंकार्नेशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हान चेंग के हार्ट को उसकी सोल के साथ मर्ज कर देते हैं। और ऐसा होते ही हान चेंग की सोल वहां पे अपनी आंखें खोल चुकी थी, जिसके बाद यहीं से हमारी अगली वीडियो की शुरुआत होती है। तो अगली वीडियो की शुरुआत में हमें वैली ऑफ विलेंस के इनर एरिया का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसे ही हान चेंग अपनी आंखें खोलकर अपने मौजूद टैलेंट सेट के डिसेबल्स को देखता है तो वो खुद भी वहां पे हैरान होते हुए कहता है, क्या हमारी लाइनेज अभी तक भी एग्जिस्ट करती है? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, या फिर वाकई ही टैलेंट सेट अभी तक भी सर्वाइव कर रहा है? आखिर ऐसा कैसे हुआ? हमारा टैलेंट सेट अभी तक भी सर्वाइव कैसे कर पा रहा है? और ये कहते कहते हान चेंग की नजर वहां पे एसेस्टर्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर हान चेंग को वहां पे काफी ज्यादा अपनापन महसूस हो रहा था। इसलिए वो वहां पे एसेस्टर्स को देखकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, क्या आप भी हमारे टैलेंट सेट से बिलोंग करते हैं? जिस पे एसेस्टर्स या फिर कोई और उसे जवाब दे पाता, उससे पहले ली चेंग वहां पे चिल्लाकर भागते हुए हान चेंग के पास जाते हुए उससे कहता है, हान चेंग मेरे भाई, फाइनली तुम जाग गए। वहीं हान चेंग भी ली चेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो खुश होते हुए ली चेंग से कहता है, तुम अभी तक भी जिंदा हो, ये जानकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और ये कहते कहते ही हान चेंग वहां पे थोड़ा उदास हो जाता है। वहीं ली चेंग मुस्कुराकर हान चेंग को जवाब देते हुए कहता है, मैं यहाँ पे सिर्फ जिंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से। अगर तुमने सही समय रहते मुझे और बाकी सभी डिसेबल्स को 9 स्क्वायर रियलम के अंदर ना भेजा होता तो हम सभी लोग भी शायद अभी तक मारे जा चुके होते। मैं काफी लंबे अरसे तक तुम्हारे उसी स्क्वायर रियलम के अंदर ट्रैप रहा, जब तक कि एसेस्टर्स ने वहां पे आते हुए मुझे आजाद नहीं करवा दिया। वहीं जैसे ही ली चेंग जू यांग को एसेस्टर कहता है तो हान चेंग वहां पे चौंकते हुए कहता है, एसेस्टर? क्या ये हमारे एसेस्टर हैं? जिस पे ली चेंग मुस्कुराकर बहुत ही प्राउड के साथ हान चेंग को जवाब देते हुए बताता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये है हमारे एसेस्टर जू यांग, टैलेंट सेट के नए लीडर। ली चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हान चेंग वहां पे इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो जल्दी से आगे बढ़कर एसेस्टर जू को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है, एसेस्टर आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। हमारी इस पहली मीटिंग के चलते मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, जो कि कभी मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। लेकिन ये कहकर जैसे ही हान चेंग वहां पे खुद को टच करके देखता है तो तब जाके उसे याद आता है कि वो तो बस एक सोल है और उसके सारे ट्रेस तो उसकी रियल बॉडी के अंदर मौजूद थे। और ये देखकर हान चेंग वहां पे उदास होते हुए एसेस्टर जू से कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया था कि उस खतरनाक जंग के दौरान हमें और हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट को पूरी तरह से लूट लिया गया था, जिसके चलते अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और ये कहकर हान चेंग वहां पे उदास होते हुए अपना सर नीचे झुका लेता है, जो देखकर एसेस्टर जू के डिसेबल्स को वहां पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले मिस चूचू आगे बढ़कर हान चेंग के पास जाते हुए उससे कहती है, ये मेरा सेलेस्टियल डिवाइन ट्रायर है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ना तुम सिर्फ अपने लिए घर बना सकते हो, बल्कि उसी के साथ साथ तुम कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। और ये कहकर मिस चूचू वहां पे एक स्टोरी बैग को बाहर निकाल कर उसे हान चेंग को देते हुए कहती है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हान चेंग वहां पे ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं इतना ज्यादा खास ट्रायर नहीं ले सकता। पर मिस चूचू तो मिस चूचू थी, वो वहां पे उसकी कोई भी बात सुने बगैर वो स्टोरी बैग जबरदस्ती हान चेंग के हाथों में दे देती है, जो देखकर हान चेंग मिस चूचू से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर आपने अपना इतना ज्यादा खास ट्रायर ऐसे ही मुझे क्यों दे दिया? जिस पे मिस चूचू उसे वहां पे जवाब देते हुए बताती है कि इसे तुम हमारी पहली मीटिंग का छोटा सा तोहफा समझ सकते हो, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये तोहफा पसंद आएगा। अब मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंग यू भी वहां पे मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए कहती है, मिस चूचू बिल्कुल ठीक कह रही है। और ये कहकर निंग यू भी वहां पे अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालकर उसे हान चेंग को देते हुए कहती है, तुम इतने लंबे अरसे के बाद टैलेंट सेट में वापस लौटे हो तो तुम्हें एक वेलकम बैक गिफ्ट देना तो बनता ही है। मिस निंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्नी क्रो भी वहां पे आगे बढ़ते हुए अपना तोहफा हान
हानचेंग को दे देता है, जो देखकर हानचेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है, लेकिन इतने सारा खास टायर को भला मैं कैसे ले सकता हूँ? इन सारे टायर्स को तुम लोगों ने अपने इतने सालों की मेहनत के बाद हासिल किया होगा। हानचेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निक्रो वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे और चिंता मत करो। अब जब तुम मेरे बॉस को फॉलो करोगे तो तुम्हें भी फ्यूचर में ऐसे काफी सारे टायर्स को हासिल करने का मौका मिलेगा। और हाँ, अब से और अभी से अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो तुम उसे बिला झिझक हमसे मांग सकते हो। वहीं बर्निक्रो के ऐसा कहने तक हाउजियन और बाकी सभी लोग भी एक एक करके अपने टायर्स वहाँ पे हानचेंग को देने लगे थे। और उन सभी के टायर्स देने के बाद हानचेंग का स्टोरी बैग वहाँ पे इतना ज्यादा भर गया था कि बेचारे हानचेंग के लिए वहाँ पे स्टोरी बैग को उठा पाना भी मुश्किल हो गया था, जो देखकर बाकी सभी डिसेबल्स वहाँ पे मुस्कुराने लगे थे, क्योंकि सभी लोग हानचेंग को वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश थे। और होते भी क्यों ना, क्योंकि हानचेंग एंशिएंट टैलेंट सेट के लिए किसी हीरो से कम नहीं था। वहीं अपने सभी डिसेबल्स को वहाँ पे इस तरह से खुश होते हुए देखकर एसएटजू भी अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, पर वो अपने मन ही मन में कोल्ड टून में कहते हैं, अब खुशी बहुत हो गई, अब बारी है बदला लेने की। और ये कहकर एसएटजू वहाँ पे कोड लोग के साथ वहाँ से वापस पलट जाते हैं। और जब बर्निक्रो और बाकी सभी की नजर वहाँ पे एसएटजू के ऊपर पड़ती है तो वो सभी लोग एसएटजू को वहाँ से जाते हुए देखकर एसएटजू से सवाल करते हुए पूछते हैं, एंसेस्टर आप कहाँ जा रहे हैं? जिस पे एसएटजू से कोल्ड टून में इतना ही जवाब देते हैं, मैं किसी को मारने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वहाँ पे फ्यूशन सिटी के हाई टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे संजियान नाम के कल्टीवेटर हाई टावर के ऊपर खड़ा होकर हंसते हुए जोर जोर से कह रहा था, मेरे पास अभी भी काफी सारी इमोर्टल हब्स मौजूद है, जिनको रिफाइन करते हुए मैं अभी भी हजारों लाखों सालों तक जिंदा रह सकता हूँ। और ऊपर से मेरे पास टैलेंट सेट की फॉरबिडन टेक्निक भी मौजूद है, जिसके चलते यहाँ पे कोई एक सिंगल पर्सन भी जिंदा रहेगा, उसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी लाइफ को बढ़ा पाऊंगा। जिसका मतलब है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला हूँ। और हमेशा जिंदा रहने का मतलब है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी एंडलेस पावर को एंजॉय कर सकता हूँ। और ऊपर से सिटी के सभी लोग मुझे अपना लीडर मानते हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी को भी कह दूं तो वो सिर्फ मेरे कहने से ही अपनी जान तक दे देगा। और ये कहकर संजुआन वहाँ पे डेवल्स की तरह जोर जोर से हंसने लगा था, लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि ये आज उसकी लाइफ का आखिरी दिन होने वाला है। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। अभी संजुआन वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी पीछे से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक होता है और साथ ही उसे वहाँ पे लिंगू की आवाज सुनाई देती है, संजुआन तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, तुमने हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के साथ जो कुछ भी किया था उसका बदला लेने का समय आ गया है। टैलेंट सेट का नाम सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे संजुआन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वह एसएटजू को देखकर हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम सभी लोग टैलेंट सेट से बिलोंग करते हो? जिस पे एसएटजू या उनका कोई भी डिसेबल उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और एसएटजू तो उसे बस वहाँ पे गुस्से से घूरे जा रहे थे। और तभी एसएटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिंगर को ऊपर हवा में उठाकर अपनी फिंगर से संजुआन को नीचे झुकने का इशारा करते हैं। और एसएटजू के ये इशारा करते ही बेचारे संजुआन के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर पड़ता है कि उससे पहले वो वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुका था, पर एसएटजू का डिवाइन और प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो हाई टावर भी उसे वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाता। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो पूरा का पूरा हाई टावर भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते संजुआन सीधा वहाँ पे नीचे की तरफ गिरने लगा था। जो देखकर एसएटजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ संजुआन को बल्कि उसकी पुरानी मेमोरी से अपने सभी डिसेबल्स को भी दिखाने लगते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को एंशिएंट टैलेंट सेट के हर्ब गार्डन का सीन दिखाया जाता है। और ये वही समय था जब एंशिएंट टैलेंट सेट वो खतरनाक जंग लड़ रहा था अपने एंशिएंट टैलेंट सेट को बचाने के लिए। पर संजुआन जो कि एक नंबर का खद्दार था, वो जैसे ही एंशिएंट टैलेंट सेट के गार्डन को खाली देखता है तो वो लाट टपकाते हुए सभी हब्स को वहाँ पे छू छू कर देखने लगा था, जिन्हें देखकर और उनके पावर को महसूस करके वो वहाँ पे पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था, टैलेंट सेट तो वाकई ही नंबर 1 सेट कलमाने के लायक है। ऐसी कमाल की हब्स आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। ऐसी कमाल की हब्स को तो आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर कोई उगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इनमें से अगर एक हब को भी डिफाइन कर लिया जाए तो सारी की सारी बीमारियां और इंजरीज पूरी तरह से खत्म हो सकती है। और अगर एक साथ इन दो हब्स को डिफाइन कर लिया जाए तो कोई भी कल्टीवेटर अपनी लाइफ साइकिल तक को बढ़ा सकता है। और ये कहकर संजुआन वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था, मैं तो अमर हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो इन डिवाइन हब्स की कोई भी कमी नहीं है। और ये कहकर संजुआन अपनी डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी हब्स को वहाँ पे कलेक्ट करने लगा था और साथ ही साथ वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था, अब तो मैं अमर हो गया, मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। और ये कहकर संजुआन वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ पूरे के पूरे एंशिएंट टैलेंट सेट के गार्डन को खाली करने के बाद बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भाग जाता है। और एंशिएंट टैलेंट सेट के कुछ डिसेबल्स जो कि इंजर्ड होने के बाद अपने हब गार्डन के अंदर आके पहुंचते हैं ताकि वो वहाँ पे मौजूद हब्स का इस्तेमाल करते हुए अपने इंजरीज को ठीक कर सके। उनमें से एक डिसेबल की हालत तो बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जिसके चलते दूसरा डिसेबल उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग गार्डन के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ की हब्स का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगा। लेकिन ये कहकर जैसे बेचारा वो डिसेबल वहाँ पे अपने सामने की तरफ देखता है तो पूरा का पूरा गार्डन वहाँ पे खाली हो चुका था। जो देखकर तो बेचारे उस डिसेबल की उम्मीद भी वहाँ पे टूट जाती है और अपने साथी के साथ साथ वो भी वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुका था। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एंशिएंट टैलेंट सेट के आने की एक बहुत बड़ी वजह वो गद्दार संजुआन भी था। और जैसे ली चंग वहाँ पे ये सब देखता है तो वो तो गुस्से से वहाँ पे पूरी तरह से पागल ही हो चुका था। संजुआन जो कि सामने की तरफ अभी तक वहाँ पे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था,
उससे पहले ली चेंग वहाँ पे आगे बढ़कर उसके ऊपर हमला करते हुए उसके सर को नीचे जमीन पे पटक देता है। इवन ली चेंग तो वहाँ पे उसके सर को चलते हुए उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए कह रहा था, मैंने आज तक अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा घटिया इंसान देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा घटिया इंसान आज तक मैंने कभी नहीं देखा। तुमने सिर्फ अपना लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए हमारे एंशिएंट टैलेंट के हजारों डिसेबल्स को मौत के मुंह में ढकेल दिया। तुम्हें क्या लगा था तुम हमेशा हमसे छुपे रहोगे? आज तो मैं यहाँ पे तुमसे इन गुजर चुके 10 लाख सालों के एक एक दिन का बदला लेने वाला हूँ। और ये कहकर ली चेंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है, आखिर क्यों किया था तुमने हमारे एंशिएंट टैलेंट के साथ ऐसा? लेकिन ये कहकर ली चेंग उसे वहाँ पे और ज्यादा सजा दे पाता। उससे पहले एंशिएंट अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके गले को जगड़ते हुए उसे वहाँ पे ऊपर हवा में उठाते हुए कोल्ड टून में उससे कहती हैं कि तुमने हमारे टैलेंट सेट से जिस भी हर्ब को चुराया था, अब तुम्हें वो हर एक हर्ब वापस लौटानी होगी। और ये कहकर एंशिएंट वहाँ पे अपने हाथ को एक हल्का सा झटका देते हैं, जिसके चलते सन जुआन के गले के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। इवन अब तो सन जुआन से वहाँ पे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन बोलना तो था ही, इसलिए वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर बहुत ही मुश्किल से एंशिएंट को जवाब देते हुए बताता है कि उन सारी की सारी डिवाइन हर्ब्स को मैं रिफाइन कर चुका हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अब वो मैं आपको वापस नहीं लौटा सकता। और आपको तो पता ही होगा कि जो हर्ब्स एक बार रिफाइन कर ली जाए उसके बाद उन्हें दोबारा से बॉडी से बाहर निकाल पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये कहकर सन जुआन वहाँ पे एंशिएंट से माफी मांगते हुए कहता है, यूर मैजेस्टी प्लीज मुझे माफ कर दें, अगर आप यहाँ पे मेरी जान बख्श देते हैं तो मैं अपनी पूरी की पूरी टेरिटरी आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन इससे आगे सन जुआन वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि उन सारी हब्स की एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकलते हुए दोबारा से हब्स का रूप लेना शुरू कर देती है। और ये काम एंशिएंट ने वहाँ पे अपनी डुअल टेक्निक के रिवर्स टाइम और डिवोरिंग सोल का इस्तेमाल करते हुए किया था, जो देखकर बर्निक्रो वहाँ पे आगे बढ़कर सन जुआन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के, मेरे मास्टर तो डिस्ट्रॉय हो चुकी सोल्स को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं, तो फिर भला ये मामूली सी हब्स क्या चीज है? तुम शायद हमारे एंशिएंट को समझ नहीं पाए, वो अगर चाहते तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे टाइम को पूरी तरह से रिवर्स भी कर सकते थे। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि एंशिएंट वहाँ पे दोबारा से अपने डुअल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सारी हब्स को जिन्हें अभी तक सन जुआन ने वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन किया था, वो उन सभी के सभी हब्स को वहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो सारी की सारी डिवाइन हब्स उसकी बॉडी से बाहर निकल रही थी, वैसे वैसे सन जुआन वहाँ पे बूढ़ा होता जा रहा था, जो देखकर सन जुआन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ये सब तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? और जब उसे एहसास होता है कि अब उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, तो वो वहाँ पे चिल्लाते हुए एंशिएंट से कहने लगा था, बस बहुत हो गया, अब बस कर दो। लेकिन जब एंशिएंट फिर भी उसकी बात नहीं सुनते, तो अब वो एंशिएंट से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था, प्लीज रुक जाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन एंशिएंट तो वहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनते, वो फोर्सफुली वहाँ पे उन सभी हब्स को खींचकर उसकी बॉडी से बाहर निकाल रहे थे, जो देखकर हान चेंग वहाँ पे एंशिएंट से इंप्रेस होते हुए कहता है, एंशिएंट आपके मेथड्स तो वाकई बहुत ज्यादा। और इससे आगे हान चेंग वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ली चेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या एंशिएंट के मेथड्स बहुत ज्यादा क्रूअल हैं? जिस पे हान चेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि हान चेंग के मेथड्स तो बहुत ही ज्यादा कूल हैं। हान चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चेंग वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, क्या कूल है? मुझे तो लगा था कि तुम ये सब नहीं देख पाओगे, तुम भला इतने ज्यादा क्रूअल कब से हो गए? तब तक हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद एंशिएंट वहाँ पे सारी डिवाइन हब्स को सन जुआन की बॉडी से खींचकर बाहर निकाल चुके थे, जो देखकर हान चेंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ली चेंग और बाकी सभी से कहता है, इस घटिया इंसान ने उन डिवाइन हब्स का इस्तेमाल करते हुए अपने लाइफ साइकिल को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था, और कौन जानता है कि पिछले 10 लाख सालों में इसने कितने ज्यादा बुरे काम किए होंगे, इसलिए ये तो ऐसी सजा डिजर्व करता था। वहीं सन जुआन जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था, अब तो वहाँ पे उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए एंशिएंट से कहता है कि अब मेरे पास कितने दिन बाकी बचे हैं, जिस पे एंशिएंट तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते। लेकिन मिस चूचू उसे वहाँ पे 5 उंगलियों का इशारा करती है, जिसे देखकर सन जुआन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या मेरे पास अभी भी 500 सालों की जिंदगी बची हुई है? लेकिन मिस चूचू अचानक से वहाँ पे मुस्कुराते हुए एक उंगली कम कर देती है, जो देखकर सन जुआन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास सिर्फ 40 साल बाकी हैं। लेकिन तभी मिस चूचू वहाँ पे एक और उंगली कम कर देती है, जो देखकर सन जुआन वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। लेकिन मिस चूचू वहाँ पे एक बार फिर से एक उंगली कम कर देती है, जो देखकर तो बेचारे सन जुआन का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। वो दोबारा से घबराते हुए मिस चूचू से कहता है, क्या मेरे पास सिर्फ 2 घंटे की जिंदगी बची है? लेकिन तभी मिस चूचू वहाँ पे एक बार फिर से एक उंगली कम कर देती है, जो देखकर तो बेचारे सन जुआन के होश ही उड़ चुके थे, उसकी आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। वो घबराते हुए कहता है, क्या सिर्फ 1 सेकंड बाकी बचा है? और इससे आगे सन जुआन वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में वहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे, जिसके चलते उसे वहाँ पे अपनी पूरी बॉडी में काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा था। तभी मिस चूचू वहाँ पे 0 का इशारा करते हुए उसकी बॉडी की तरफ एक फूंक मार देती है, और मिस चूचू की फूंक से उसकी बॉडी वहाँ पे राख में बदलते हुए पूरी तरह से गायब हो जाती है। जिसे खत्म करने के बाद एंशिएंट वहाँ पे कोल्ड टून में अपने सभी डिसेबल से कहते हैं, ये तो मर गया, लेकिन अभी भी एक गद्दार बाकी है। एंशिएंट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निक्रो वहाँ पे एंशिएंट से सवाल करते हुए पूछता है कि अब कौन बाकी है, जिस पे एंशिएंट वहाँ पे कोल्ड टून में उन लोगों को जवाब देते हुए बताते हैं, लियांग बू भाई। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को एंशिएंट बैटलफील्ड के रूल्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंशिएंट टैलेंट
के काफी सारे डिसेबल्स मारे जा चुके थे, पर एक लड़की जो कि अभी तक भी वहाँ पे जिंदा थी, वो अपने घायल साथी को लेकर एंशिएंट टैलेंट सेट की तरफ बढ़ रही थी और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने साथी को हौसला देते हुए कह रही थी, चिंता मत करो, मैं तुम सभी लोगों को टैलेंट सेट में लेकर जाऊंगी, हम लोग बस टैलेंट सेट में पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बेचारी वो लड़की खुद भी वहाँ पे इतनी ज्यादा घायल हो चुकी थी कि वो ज्यादा देर तक अपने साथियों का भार नहीं उठा पाती और देखते ही देखते वो खुद भी वहाँ पे नीचे गिरते हुए अपने घुटनों पे आ चुकी थी। तभी लियांग बू बाई नाम के एक घटिया कल्टीवेटर उस लड़की के सामने आते हुए एक डेविल स्माइल के साथ उससे कहता है, लिटिल सिस्टर, तुम्हारे ये साथी तो मारे जा चुके हैं, लेकिन इनके मरने के बाद इनके आर्टिफैक्ट्स डिसअपीयर तो नहीं होंगे ना? क्यों, मैंने ठीक कहा ना? जिस पे वो लड़की वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ उसे जवाब देते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें हमारे टैलेंट सेट के आर्टिफैक्ट्स को नहीं लेने दूंगी। हालांकि बेचारी वो लड़की जानती थी कि वो अकेले उन सभी का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ये टैलेंट सेट की वफादारी ही थी जो कि मौत को अपने सामने देखकर भी इतनी बहादुरी के साथ उन लोगों को जवाब दे रही थी। और जैसे लियांग बू बाई उस लड़की का इनकार सुनता है तो वो वहाँ पे एक स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर सीधा उस लड़की की बॉडी के अंदर घुसा चुका था और साथ ही साथ वहाँ पे एक डिमंस की तरह जोर से हंसते हुए उससे कहने लगा था, पर मैंने तुम्हारी परमिशन कब मांगी? और ये कहकर लियांग बू बाई अपनी उस स्वॉर्ड को वहाँ पे उसकी बॉडी से वापस खींचते हुए टैलेंट सेट के सारे आर्टिफैक्ट्स को भी वहाँ पे चुरा चुका था और उस लड़की की स्वॉर्ड को भी उसकी बॉडी से बाहर खींचते हुए उसे भी चुरा लेता है। जैसे उस लड़की से छीनने के बाद लियांग बू बाई उसके ब्लेड को देखते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दोबारा से वहाँ पे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियांग बू बाई अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए अभी तक भी अपनी उसी स्वॉर्ड को साफ कर रहा था। उस दिन के बाद से ये स्वॉर्ड उसकी फेवरेट बन चुकी थी और उसका बेटा जो कि अपने दुश्मन के साथ एक बैटल करना चाहता था, वो वहाँ पे अपने फादर से रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा था, फादर बस एक बार मुझे ये डिवाइन ब्लेड वाली स्वॉर्ड उधार दे दीजिए। और ये कहकर जैसे उसका बेटा आगे बढ़कर उस स्वॉर्ड को छूने की कोशिश करता है तो लियांग बू बाई वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने बेटे से कहता है, अपने गंदे हाथ इससे दूर रखो, तुम शायद जानते नहीं हो तुम्हारा पिता इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है और अपने वो जो पवेलियन हाउस की फाउंडेशन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि कोई भी दुश्मन मैली आंख से हमारे पवेलियन की तरफ देख भी नहीं सकता। और जानते हो ये सब किसकी वजह से हुआ है? सिर्फ और सिर्फ इस डिवाइन स्वॉर्ड की वजह से। जिस पे उसका बेटा वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए अपने पिता से कहता है, फादर ये सब मैं पहले से ही जानता हूँ और वो घटिया किंग बर्निंग हमेशा मुझे कचरा कचरा कहता रहता है, इसलिए मैं भी इस डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक बार उसे मजा चखाना चाहता हूँ। एक बार अगर आप ये स्वॉर्ड मुझे उधार दे देते हैं तो मैं इसका इस्तेमाल करते हुए मैं उसे किंग टियान वैली से भी बाहर निकाल फेंकूंगा, तब उसे पता चलेगा कि असली कचरा कौन है। अपने बेटे की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियांग बू बाई के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ जाती है क्योंकि उसका बेटा भी उसी की राह पे जो चल रहा था, इसलिए वो अपने मन ही मन में अपने बेटे के ऊपर प्राउड करने लगता है। पर तभी अचानक से वहाँ पे कुछ अजीब होता है क्योंकि वो डिवाइन ब्लेड खुद ब खुद ग्लो करना शुरू कर देती है, जो देखकर लियांग बू बाई का बेटा वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, फादर ये सब क्या हो रहा है? ये डिवाइन स्वॉर्ड अचानक से इस तरह से चमक क्यों रही है? कहीं ये डिवाइन स्वॉर्ड मुझे एक्नॉलेज करते हुए मुझे अपना नया मास्टर तो नहीं चुनना चाहती? लेकिन हम देखते हैं कि बेचारा लियांग बू बाई उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो तो वहाँ पे उस डिवाइन स्वॉर्ड को पकड़ने में लगा हुआ था जो कि वहाँ पे उसके हाथों से छूटने की कोशिश कर रही थी। और देखते ही देखते वहाँ पे एक ही झटके के साथ वो डिवाइन स्वॉर्ड खुद ब खुद ही उसके हाथों से निकलते हुए उसके मेंशन को जीते हुए बाहर निकल जाती है, जो देखकर लियांग बू बाई का बेटा वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, हे कहाँ जा रही हो तुम हमें छोड़कर? जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि वो डिवाइन स्वॉर्ड तो खुद ब खुद ही उड़ते हुए सटजू के हाथों में जा चुकी थी, जो कि जैसे ही सटजू के हाथों में जाती है तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस स्वॉर्ड की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं है। वह सटजू के हाथों में स्वॉर्ड को जाते हुए देखकर लियांग बू बाई का बेटा चिल्लाते हुए सटजू से कहता है, हे कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वो यू पवेलियन हाउस के टायर को चुराने की? और ये कहकर लियांग बू बाई का बेटा एक ब्लेड को बाहर निकाल कर सटजू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देखा तो लियांग बू बाई भी वहाँ पे उसके पीछे पीछे जाने लगा था। वही लियांग बू बाई के बेटे की सारी बातें सुनकर सटजू वहाँ पे कोल्ड स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, वैसे ये इल्जाम तो मुझे लगाना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, आज मैं तुम दोनों बाप बेटे को इस स्वॉर्ड की ट्रू पावर दिखाता हूँ। और ये कहकर सटजू वहाँ पे स्वॉर्ड को हल्का सा झटका देती है और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश लियांग बू बाई और उसके बेटे की तरफ आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर लियांग बू बाई का बेटा भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए सटजू के स्वॉर्ड स्लैश के ऊपर अपने ब्लेड से हमला कर देता है। लेकिन सटजू का स्वॉर्ड स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो वहाँ पे उसके ब्लेड को एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन वो स्वॉर्ड स्लैश तो लियांग बू बाई के बेटे को भी जान से मारने वाला था, लेकिन सटजू अपने उस अटैक को वापस लेते हुए लियांग बू बाई को अपने सामने ले आते हैं और दोबारा से वहाँ पे एक स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले लियांग बू बाई के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे जान से मार देते हैं। पर अब की बार वाले सटजू के अटैक के अंदर डिवाइन सुप्रीम एनर्जी मौजूद थी, जिसके चलते ना सिर्फ लियांग बू बाई वहाँ पे जान से मारा जाता है बल्कि उसका बेटा भी वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे वो अटैक जाकर उसके पवेलियन हाउस के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़े धमाके के साथ उसका पूरा का पूरा वो यू पवेलियन हाउस भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। वो कहते हैं ना लोग कि एक तीर के साथ दो निशाने, यहाँ पे सटजू ने एक तीर के साथ तीन निशाने लगा दिए थे। इवन हम देखते हैं कि सटजू के उस खतरनाक अटैक के चलते वहाँ की जमीन भी दो हिस्सों में बट गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ पे कोई वैली है। वहीं सटजू के स्क्रू वाले अटैक को देखकर हान चेंग अपने मन ही मन में
एसएटजू से बहुत ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था। वो खुश होते हुए एसएटजू को देखकर कहता है, इतना ज्यादा सुकून आज तक मुझे अपनी लाइफ में कभी भी नहीं मिला। अगर उस समय एसएटजू होते तो, और इससे आगे वो वहाँ पे सोच भी नहीं सकता, क्योंकि एसएटजू वहाँ पे कोल्टून में अपने सभी डिसेबल से कहते हैं अभी कुछ और लोग भी बचे हैं जिन्होंने हमारे टैलेंट सेट के टैस को चुराने में दुश्मनों का साथ दिया था। एसएटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए एसएटजू से पूछता है, सिस्टर कौन है वो लोग? जिस पे एसएटजू उन सभी लोगों को लेकर एक मिस्टीरियस केव के पास जाते हुए उन सभी लोगों को बताते हैं, जब हमारा टैलेंट सेट मुसीबत में था तो इन सभी लोगों ने हमारी मुसीबत का फायदा उठाते हुए न सिर्फ दुश्मनों का साथ दिया था बल्कि हमारे काफी सारे टैस को खुद भी लूट लिया था। हालांकि वो चीजें हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी हमारे टैलेंट सेट ने पास्ट में इनकी बहुत ज्यादा मदद की थी और उसका बदला इन लोगों ने ऐसा चुकाया, तो फिर इन लोगों को भी सजा देना तो बनती है। और इसी बीच हमें उस मिस्टीरियस केव का वो सीन भी दिखाया जाता है जब वो सभी लोग टैलेंट सेट के टैस को चुरा कर वहाँ से जा रहे थे। और प्रेजेंट में जैसे एसएटजू उन सभी लोगों को लेकर उस मिस्टीरियस केव के पास पहुंचते हैं तो लिंगू वहाँ पे लोगों को देखकर एसएटजू से सवाल करते हुए पूछता है, सिस्टर क्या ये वही लोग हैं? जिस पे एसएटजू वहाँ पे सीरियस होते हुए बस हाँ में अपना सर हिला देते हैं। अब ये देखकर तो हनचेंग को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो आगे बढ़कर एसएटजू को ग्रीट करके उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सिस्टर इस बार इन लोगों को मुझे सजा देने दे। जिस पे एसएटजू उसे कोल्टून में जवाब देते हुए बताते हैं, तुम्हारी प्योर सोल का अभी भी एक टुकड़ा मिसिंग है, जिसके चलते तुम पूरी तरह से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें एक और गॉड लेवल की टेक्निक सिखाता हूँ। एसएटजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि हनचेंग वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसे वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि जब वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता तो फिर वो उस गॉड टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करेगा। पर उसे एसएटजू के ऊपर भरोसा भी था, इसलिए वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। और तभी एसएटजू वहाँ पे अपने गॉड लेवल की सुप्रीम ऑरा को रिलीज करते हुए कोल्टून में कहते हैं, स्पिरिचुअल वेव। और ये कहकर जैसे एसएटजू वहाँ पे अपना हाथ ऊपर उठाते हैं तो हनचेंग भी वहाँ पे उनके पीछे पीछे उसी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपना हाथ ऊपर हवा में उठा देता है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे समुद्र के अंदर हलचल होने लगी थी और देखते ही देखते वो हलचल वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल वेव का रूप ले लेती है। वही मिस्टीरियस केव के लोग जो कि वहाँ पे सारे ट्रायल्स को इधर उधर ले जाने में लगे हुए थे, जैसे वो लोग वहाँ पे स्पिरिचुअल वेव को देखते हैं तो वो सब लोग घबराते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जबकि एसएटजू वहाँ पे अपनी गॉड लेवल की टेक्निक को आगे बढ़ाते हुए कोल्टून में कहते हैं, सोल प्यूरिफिकेशन है। एसएटजू के ऐसा कहते ही कुछ पलों के लिए हनचेंग भी वहाँ पे एसएटजू की एनर्जी का एक छोटा सा टुकड़ा इस्तेमाल कर पा रहा था, इसलिए अब हनचेंग के लिए वहाँ पे उस टेक्निक को परफॉर्म करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए हनचेंग वहाँ पे स्पिरिचुअल वेव को कंट्रोल करते हुए मिस्टीरियस केव के उन लोगों के ऊपर अटैक कर चुका था, जो देखकर मिस्टीरियस केव के लोग वहाँ पे घबरा कर चिल्लाते हुए कहने लगे थे, यहाँ पे स्पिरिचुअल सुनामी आ रही है, जल्दी से भागो सभी लोग यहाँ से। लेकिन इससे आगे वो लोग वहाँ पे कुछ भी कह पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल वेव उन सभी मिस्टीरियस केव वाले लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को मौत की घाट उतार चुकी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि उन सभी लोगों की सोल्स वहाँ पे एक एक करके उस पानी से बाहर आने लगती हैं, जो देखकर हनचेंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने टैलेंट सेट का बदला ले लिया। तभी ली चेंग आगे बढ़कर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहता है, तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमने अपना बदला ले लिया, अब यहाँ से वापस जाने का समय है। और ये कहकर ली चेंग उसे वहाँ पे एसएटजू की तरफ इशारा करता है, जो कि अपने डिसेबल्स के साथ वहाँ से वापस जा रहे थे। जहाँ पे आगे बढ़ते हुए निंग्यू एसएटजू से कहती है, सिस्टर वैली ऑफ फिलिंग्स वाली जगह बहुत ज्यादा कमाल की है, हम वहाँ पे काफी सारी कमाल की डिवाइन हब्स को कर सकते हैं। वही निंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैं चूचू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, सिस्टर ये बिल्कुल ठीक कह रही है और हम लोग उन हब्स को बेचकर बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। ये लड़की भी ना हर वक्त बस पैसों के बारे में ही सोचती रहती है। वहीं एसएटजू और उनके डिसेबल्स को इस तरह से वहाँ से जाते हुए देखकर हनचेंग उन्हें काफी रिस्पेक्ट से देख रहा था और साथ ही साथ अब तो हनचेंग वहाँ पे पूरी तरह से एसएटजू से एडमायर हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, ली चेंग मेरे भाई, हमारा टैलेंट सेट एक बार फिर से वापस आ गया, जो कि अब पहले से भी ज्यादा सेफ हाथों में है। और हनचेंग ऐसा कहते ही हमारी ये कमाल की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए